दोस्तों, क्या पुराने T-72 टैंक्स दोबारा बैटलफील्ड में कमबैक करने वाले हैं? क्या भारत का ब्रह्मोस अभी मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक बैलेंस को चेंज करने वाला है? और क्या रशिया का नेक्स्ट जनरेशन A100 AWACS अभी इंडियन एयरफोर्स में एंट्री करने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के फ्यूचर आर्मर्ड वॉरफेयर और ऑटोनोमस कॉम्बैट इकोसिस्टम की तरफ से है। दोस्तों, पिछले एक दशक में टैंक वॉरफेयर बहुत ही तेजी के साथ चेंज हो रहा है। पहले टैंक्स का मतलब होता था एक वॉर मशीन जिसे नष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन नागोर्नो काराबाख वॉर के बाद से ऐसा लगने लगा कि टैंक्स बैटलफील्ड में सबसे इजी टारगेट बन चुके हैं, जिस वजह से अभी टैंक वॉरफेयर लगातार इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने वेटरन T-72 टैंक्स को ऑटोनोमस और रिमोटली ऑपरेटेड कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये पूरा इनिशिएटिव एडेक्स आदित्य 4.0 चैलेंज के अंदर पुश किया जा रहा है, जहां इंडियन इंडस्ट्रीज को अभी एक कन्वर्जन किट को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे एग्जिस्टिंग T-72 टैंक्स को IP बेस्ड रिमोट कंट्रोल आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों, खास बात यह है कि आर्मी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक डेमो बनाना नहीं है, बल्कि अभी पहले फेज के अंदर ही 2 फुल्ली फंक्शनल प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसे इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या फ्यूचर में लार्ज नंबर में हमारे T-72 फ्लीट को अनमेन्ड रोल में कन्वर्ट करना फिजिबल होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडियन आर्मी के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपको पता होगा कि T-72 टैंक्स इंडियन आर्मी का बैकबोन रह चुके हैं और 1979 से अभी तक सर्विस में मौजूद रहे। प्लेन्स, डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड कंडीशन और ओवरसीज डिप्लॉयमेंट तक इन टैंक का इस्तेमाल किया गया है और कभी भी इन टैंक्स ने भारत को निराश नहीं किया है। लेकिन अभी ये टैंक काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनको अभी जल्दी से रिटायर करने की जरूरत पड़ने वाली है। ओरिजिनली रिटायरमेंट के बाद इनको सीधा स्क्रैप करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी आर्मी की तरफ से इनको अनमेन्ड टैंक में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑटोनोमस T-72 टैंक्स को हाई रिस्क मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि माइनफील्ड ब्रीच करना, हेवीली डिफेंडेड एरिया में पहले असॉल्ट को लॉन्च करना, रिकॉनेंस मिशन परफॉर्म करना, एनिमी फायर को अट्रैक्ट करना या एक्सपेंडेबल स्ट्राइक व्हीकल के रूप में काम करना इसका मेन रोल होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इन मॉडिफाइड टैंक को अभी 2030 के आसपास ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा जाए, यानी कि जिस टाइम पर T-72 को धीरे धीरे रिटायर करने का प्लान किया गया था, सेम टाइम पर अभी इनको दोबारा मॉडिफाई करके सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इसी के साथ ही इनका लाइफ एक्सटेंशन भी किया जाने वाला और इस पूरे अपग्रेड के बाद इन टैंक की सर्विस लाइफ अभी कम से कम 20 साल तक और इंक्रीज होने वाली है। अगला अपडेट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक बैलेंस की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स के लिस्ट में भी भारत अपनी जगह बना चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से भी UAE के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस डील को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है, जिसमें भारत अपना फ्लैगशिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को उनको एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। ब्रह्मोस के बारे में आप सब जानते होंगे, ये भारत और रशिया का जॉइंटली डेवलप किया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि लगभग मार्क 2.8 से मार्क 3 की स्पीड में स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इस डील का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल जियोग्राफी होने वाला है। अगर आप मैप को देखोगे तो UAE और ईरान पर्शियन गल्फ के ऑपोजिट साइड में मौजूद है और कुछ जगह पर इन दोनों देशों के बीच जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। मतलब थियोरेटिकली अगर UAE की तरफ से अपने कोस्टल रीजन में ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया जाता है तो ईरान के साउथ कोस्ट को वो इजीली टारगेट कर सकते हैं। इस वजह से कई एनालिस्ट का मानना है कि ब्रह्मोस UAE को एक बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी दे सकता है। साथ ही इस पैकेज में भारत के आकाश तीर सिस्टम को भी इंक्लूड करने की बात सामने आई है। दोस्तों, आकाश तीर कोई नॉर्मल मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड बैटलफील्ड इंटीग्रेशन नेटवर्क है, जिसे भारत ने फ्रंटलाइन एयर स्पेस मॉनिटरिंग और फास्टर रिस्पॉन्स के लिए डेवलप किया गया। अगर फ्यूचर में डील फाइनल हो जाता है तो फिलीपींस के बाद UAE भी ब्रह्मोस ऑपरेटर के क्लब में आगे चल के ज्वाइन कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर AWACS इकोसिस्टम और एयरबोर्न सर्वेलेंस कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, मॉडर्न एयर वॉरफेयर में सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कई बार असली बैटलफील्ड का कंट्रोल उन एयरक्राफ्ट्स के हाथ में होता है जो खुद मिसाइल तो फायर नहीं करते हैं, लेकिन पूरी बैटल को देख सकते और कंट्रोल कर सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी रशिया की तरफ से ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को अपना एक नेक्स्ट जनरेशन बरीव A100 प्रीमियर एवेक्स सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है। यह ऑफर तब सामने आया जब भारत की तरफ सभी 6 नए एयरबोर्न ईयरली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी एवेक्स को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया है। अब सबको पता होगा कि भारत के पास अभी टोटल 3 IL-76 बेस फाल्कन एवेक्स मौजूद है, जिसमें इजरायली ओरिजिन रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो बेस एयरक्राफ्ट है वो रशियन ओरिजिन IL-76 एयरक्राफ्ट है। लेकिन अभी बढ़ते एयर थ्रेट और लार्जर बैटल स्पेस की रिक्वायरमेंट की वजह से इंडियन एयरफोर्स को भी अभी अपडेटेड प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ रही है। इसी जगह पर रशिया का A100 एवेक्स का एंट्री होता है। ये एयरक्राफ्ट पुराने सोवियत ओरिजिन A50 को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था और मॉडर्न IL-76 MD-90A प्लेटफॉर्म पर इसको बेस करके बनाया गया है। सबसे खास बात इसका वेगा प्रीमियर रडार सिस्टम होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक एडवांस फेज्ड एरे रडार है जो कि थियोरेटिकली एक साथ लगभग 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एयर के साथ साथ सरफेस सर्वेलेंस भी परफॉर्म कर सकता है। क्लेम किया जा रहा है कि यह रडार लगभग 550 किलोमीटर की दूरी से भी 3 स्क्वायर मीटर की टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, यानी जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं वो आराम से उनको डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही रशिया की तरफ से इसमें लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ भी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक तरफ रशिया का A100 जैसे मॉडर्न एवेक्स मौजूद है तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से खुद अभी नेत्र मार्क 2 प्रोग्राम को पुश किया जा रहा है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स इनमें से कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करता है यह आगे चल के पता चलने वाला है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर 6th जनरेशन फाइटर जेट के एम्बिशन और यूरोप के FCS प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों अभी दुनिया में नेक्स्ट जनरेशन फाइटर का रेस काफी तेज हो चुका है। अमेरिका, चाइना और यूरोप के कई कंट्री अभी 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, लेकिन यूरोप का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट FCS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम अभी एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना कर रहा है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के बीच इंडस्ट्रियल डिसएग्रीमेंट होने की वजह से जर्मनी अभी इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल चुका है या एयरबस भी इससे बाहर निकल चुका है। दोस्तों यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट टेक्नोलॉजी नहीं था बल्कि कंट्रोल होने वाला था। FCS के अंदर फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को डेवलप करने का मेजर रोल दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से डसॉल्ट की तरफ से प्रोजेक्ट में लीडरशिप के साथ साथ सप्लायर सिलेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ओनरशिप और वर्क शेयर पर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश किया गया था। दूसरी तरफ एयरबस और जर्मनी एक बैलेंस पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेशन की तरफ बात कर रहे थे और यहीं पर बात बिगड़ गया था, क्योंकि डसॉल्ट की तरफ से सारा कंट्रोल अपने पास रखने का प्लान किया जा रहा था और इसी रिजिडिटी की वजह से ये डील आगे नहीं बढ़ पाया था। और इसी वजह से अभी डिफेंस सर्कल में इस बात को लेकर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर जर्मनी जैसे क्लोज यूरोपियन पार्टनर को भी फुल एक्सेस नहीं मिल पाया था तो फ्यूचर में भारत को कितना रियल टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल पाएगा। दोस्तों अभी भारत भी फ्यूचर में 6th जनरेशन इकोसिस्टम में एंट्री करने के लिए किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर कर रहा है। खास करके फ्रांस के साथ भारत के रिलेशन रफाल डील और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जिस वजह से फ्रांस अभी भारत को FCS में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जर्मनी के बाद अभी फ्रांस को एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन FCS का एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि स्टेल्थ शेपिंग, कॉम्बैट क्लाउड आर्किटेक्चर, प्रपल्सन इंटीग्रेशन और एडवांस मिशन सॉफ्टवेयर को जनरली कोई भी देश अपने पास ही रखना पसंद करता है और किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। और अगर फ्रांस जर्मनी के साथ भी अपनी टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को शेयर नहीं कर रहा था या शेयर करने के लिए हेजिटेट कर रहा था, तो भारत को इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा उसको लेके अभी सवाल उठने लगे हैं। इस वजह से अभी ये बात बताया जा रहा है कि अगर भारत फ्यूचर में किसी फॉरेन फाइटर प्रोग्राम में एंट्री करने की कोशिश करता है तो सिर्फ असेंबली और स्क्रू ड्राइवरगिरी टेक्नोलॉजी पर फोकस करना सफिशिएंट नहीं होने वाला है। भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, लोकल इंजीनियरिंग पार्टिसिपेशन और क्लियर इंडियनाइजेशन रोड मैप को सिक्योर करना पड़ सकता है, जिसके बिना भारत के हेवी इन्वेस्टमेंट का कोई रियल बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है। और आज तक फ्रांस के साथ हमने जितने भी डील किए हैं उसमें फ्रांस की तरफ से खास करके टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भारत के साथ भी कोई बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाया नहीं गया है, जिस वजह से FCS प्रोग्राम में फ्रांस के साथ ज्वाइन करने के लिए काफी कंसर्न रेज किए जा रहे हैं। अगला अपडेट भारत और अमेरिका के डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री सस्टेनमेंट प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया, जहां पर US की तरफ से भारत के अपाची हेलीकॉप्टर्स और M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर फ्लीट के लिए
एक बड़ा सपोर्ट पैकेज को अप्रूव किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सस्टेनमेंट सपोर्ट पैकेज की टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $482 मिलियन के आसपास होने वाली है। यहाँ एक बात समझना काफी जरूरी है कि ये कोई नया हेलीकॉप्टर या नया आर्टिलरी गन का डील नहीं होने वाला है, बल्कि इसका मेन फोकस पहले से सर्विस में मौजूद हमारे प्लेटफॉर्म्स को लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कंडीशन में मेंटेन करना होने वाला है। सबसे पहले अगर M777A2 अल्ट्रालाइट हाउजर की बात करें तो भारत की तरफ से इन गन्स को खास करके माउंटेन वॉरफेयर और हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट के लिए एक्वायर किया गया था। अभी जो सपोर्ट पैकेज अप्रूव किया जा रहा है उसमें स्पेयर पार्ट, रिपेयर सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग, फील्ड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे कंपोनेंट शामिल होने वाले। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस पैकेज की वैल्यू लगभग $230 मिलियन के आसपास हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के A64E अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए भी सस्टेनमेंट पैकेज ऑफर किया जा रहा है। इसमें इंजीनियरिंग सपोर्ट, टेक्निकल पब्लिकेशंस, मेंटेनेंस असिस्टेंस, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने पर फोकस किया गया और इस सपोर्ट पैकेज की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $198 मिलियन के आसपास होने की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।